नमस्ते दोस्तों। टाटा की एक कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन करके। इसका बुक वैल्यू कितना है आप देख सकते हो, 5,922, और स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 6,680। बीच में स्टॉक काफ़ी भागा था। और इसका काम क्या है और इतना भागा क्यों, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, कंपनी है, कुछ भी बोल सकते हो। कंपनी तो नहीं बोल सकते हो, कंपनी भी बोल सकते हो, ठीक है। और मार्केट कैप इसका 34,000 करोड़ है। और ये कुछ काम धंधा नहीं करता है, बस इसका काम है, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। पर तो भी लोगों का इस पर भरोसा है और लोग इस पर काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है, और बहुत लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया है। और इसकी खासियत क्या है आपको जाननी चाहिए, ज़रूर जाननी चाहिए। और ऐसे भी स्टॉक मार्केट में रहते हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है। और ऐसे 2-3 और स्टॉक है जो मैं इसकी खासियत बता रहा हूँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 6,680। ये टाटा की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में, और बाद में टाटा की बहुत सारी कंपनी में इसके इन्वेस्टमेंट है। तो इसको वहीं से ही पैसा आता है, डिविडेंड के रूप में पैसा आता है। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, अनलिस्टेड जो कंपनी रहती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइमरी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस, मतलब इनका बिजनेस है इन्वेस्टमेंट ही करना। जैसे कि हम मान लो कि मैंने 2-3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ से मेरे को डिविडेंड आ रहा है, तो वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेम इनका भी ऐसा ही काम है। देखो लिखा भी है लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टेड करते, जो अनलिस्टेड कंपनी रहती है, लिस्टेड रहती है इन सारी कंपनी में, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड, ईटीसी कंपनी, वाइड रेंज इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। और द कंपनी इज एनबीएफसी रजिस्टर विद द आरबीआई अंडर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर मैं रीड मोर में करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इनको रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। डिविडेंड से इनको 63% का रेवेन्यू आ जाता है। इंटरेस्ट इनकम इनको 14% आ जाता है। फेयर वैल्यू चेंज गेन इनको 23% के आसपास आ जाता है। मतलब इनकी कमाई भाई इंटरेस्ट है, ब्याज से हो जाती है और डिविडेंड से हो जाती है, तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मस्त कंपनी है, क्योंकि भाई इसका जितना मार्केट कैप है ना, लगभग उतना ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। पहले मैं आपको इनका नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ कि ये डिविडेंड और ब्याज और यही सब इस कितना पैसा कमा लेते। मैं अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, जियो का भी यही सेम है। हाँ, जियो भी सेम अभी यही सिचुएशन में। जियो के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर से, वहाँ से उनको डिविडेंड वगैरह आता है करोड़ों में, 100-200 करोड़, मुझे याद नहीं, क्योंकि कुछ 42 लाख शेयर रिलायंस डिजिटल के पड़े हैं जियो फाइनेंशियल के पास। तो एक शेयर पे मान लो 20-30 रुपया भी आए, तो 42 लाख से कुछ गुणा कर दो आप, तो सोचो कितना आएगा। और म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा, वहाँ से नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। उसके ऊपर नहीं जाएंगे, पर ऐसी कंपनी के बारे में जानो, काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें हमको अच्छा खासा हमारा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये फुल सेफ है ना भाई। इनका काम ही इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन सामने वाली कंपनी में ऐसे तो है नहीं कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। रिलायंस पावर में ऐसा तो नहीं, काफ़ी सोच समझ के करेंगे। और खुद की कंपनी में भी इन्वेस्टेड है, जैसे टाटा पावर, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स, उसमें भी इन्वेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे देखो 2013 में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। और इनका नेट प्रॉफिट ना एकदम डिसेंट तरीके से बढ़ता रहता है भाई, मतलब क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इनको पैसा आना ही है हर साल। हर साल कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये भी ग्रो कर रहे हैं। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो इनको नेट प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझको। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है, 32,485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कितना, 32,485 करोड़ का। और इनका मार्केट कैप कितना है, 33,797 करोड़। इसके लिए हमको बुक वैल्यू इसका 5,923, अराउंड 6,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उतना उनका बस मार्केट कैप है भाई। और बाद में देखो रिजर्व भी इनके पास पड़ा है 29,000 करोड़ का। और इनका रिजर्व भाई पिछले साल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, अच्छी बात है। अदर असिस्ट में आते तो इनके पास कैश भी पड़ा है 342 करोड़ का। तो यार मस्त है, तगड़ा लगा। और काफ़ी करेक्शन में चल रहा है, लोगों का बहुत ध्यान कम है इस पर, तो थोड़ा आप भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो।
और ऐसी एक और कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट, आपने ज़रूर सुना रहेगा। यहाँ पे किधर गया भाई एलसीड, ये देखो। अब इसका प्राइस है 3 रुपया, ठीक है। इसका मार्केट कैप कितना है, 70,000, ये 70 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप है। पर इसका बुक वैल्यू कितना है, 5,84,225 करोड़। इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि भाई इसके पास एशियन पेंट के कुछ अच्छे खासे शेयर पड़े हैं। यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं देखो वहाँ से उनको आता रहेगा भाई डिविडेंड है। देखो इन्वेस्टमेंट है ना 12,452 करोड़ का। तो इनके पास कुछ ना, एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास ये पड़ा है, एशियन पेंट के अच्छे खासे शेयर्स पड़े हैं, वहाँ से उनको डिविडेंड वगैरह आता रहेगा। इसके वजह से इसका बुक वैल्यू 5 लाख के आसपास है। जैसे मैं देखूँ कि हाउ मेनी शेयर्स होल्ड एलसीड इन्वेस्टमेंट ऑफ एशियन, भाई इंग्लिश नहीं आती, वो आ जाएगा तो भी गूगल समझ लेगा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो दिखा देगा। देखो एज ऑफ जून 2024 एलसीड इन्वेस्टमेंट होल्ड इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 28 करोड़ 31 लाख 3,860 शेयर्स एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास पड़े हैं एशियन पेंट के, जिसके वजह से हमको एलसीड इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 5,84,000 दिखा रहा है। मतलब मान लो कि कल को ये कंपनी डीलिस्ट हो गई, मतलब एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से ही गायब हो गया, तो उनके एक शेयर होल्डर को भाई 5,84,000 मिल जाएंगे। इसके लिए उस शेयर में कोई ट्रेडिंग ही नहीं करता, मतलब कोई बेचता ही नहीं है, वो मतलब मार्केट में बिकते ही नहीं है, कोई उसको बेचने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे करूँ ना, तो ऐसी कुछ कंपनी रहती है, थोड़ा आपको देखो इसमें ट्रेडिंग ही नहीं होता भाई, कोई बेचता ही नहीं माल, क्योंकि उनको पता है इसका बुक वैल्यू कितना है, 5,84,225 करोड़ के आसपास। मतलब ये कल को बंद भी हो गई, और ये जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे ना, अब इनके पास करोड़ों में एशियन पेंट के शेयर्स पड़े। अगर एशियन पेंट डिविडेंड देगा 10 रुपया भी, तो इनको कितना पैसा मिल जाएगा वो देखो। तो ऐसी कुछ कंपनियां रहती है, आपको देखना चाहिए, अच्छी कंपनियां रहती है, बुरी नहीं रहती है। देखो अगर मैं डिविडेंड यील्ड बात करूँ तो 1% का डिविडेंड यील्ड दे रहे, तो 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो भाई गुणा प्लस कर लो कितना उनको पैसा मिलता रहेगा। सेम सिचुएशन जियो फाइनेंशियल का भी है। लोग बोलते हैं ना जियो फाइनेंशियल पैसा कहाँ से कमाता है, अभी तो ढंग से बिजनेस में नहीं उतरे। देखो इनका मार्केट कैप है 2,20,000 करोड़ के आसपास, पर इनके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 1,33,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इनके पास, समझ रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स होल्ड करके रखे, वहाँ से उनको डिविडेंड आता है, नेट प्रॉफिट। तो ऐसी कंपनी रहती है। ये जियो और एलसीड के बारे में तो नहीं बात कर रहा था, पर टाटा इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा फोकस रखना, वॉच लिस्ट में रखना, अच्छा है, मस्त है, कुछ दिक्कत नहीं है। और ये प्राइस रेंज, यहाँ पे प्राइस रेंज अगर मैं लगाऊँ, देखो हाई से कितना गिर चुका है, 36% गिर चुका है। तो वीडियो में कोई बाय सेल का कॉल नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल और एक मतलब एक थोड़ा मार्केट में ऐसे स्टॉक भी रहते हैं वो बताने के लिए बस मैंने आपको ये टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व इन्वेस्टमेंट रहते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू रहती है, तो थोड़ा एक समझाने के लिए बताया, मतलब बाय सेल का कॉल नहीं है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको दिखाया केवल एक समझाने के लिए, ऐसे स्टॉक भी मार्केट में रहते हैं वो समझाने के लिए आपको बस बताया। मेरे किसी भी वीडियो में आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।